हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। क्या हाल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? किए क्वेश्चंस? सर ज्यादा नहीं किया। ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा तो है ही उसमें यार, ज्यादा क्या था। हाँ तो मतलब जितने थे उतने किए। कौन रह गया? सार्थक और कोई? सार्थक के अलावा पुलकित थोड़ा टाइम से आएगा, उसने मुझे बता दिया था। और तुम्हारे बैच में से कौन रह गया? आदित्य, अनिकेत, अमोल, आर्या, आर्यन, सबावे, समय। ठीक है, सार्थक इज मिसिंग। कोई एग्जाम तो नहीं है उसका? सर अभी वो केमिस्ट्री क्लास खत्म हुई। अच्छा, केमिस्ट्री की क्लास तो तुम्हारी 8 से 10 होगी ना? अच्छा, 10 बजे वाली थी, 10:30 से 12:30। नहीं, वो लास्ट वीक में जो मिस हुआ था उसका एक्स्ट्रा क्लास था। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर लिया तुम लोगों ने? हाँ सर, वो लेक्चर अटेंड कर लिए सर। और वो पोलराइजेशन भी? हाँ सर, सारे कर लिए। ठीक है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आगे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ lambda is incident, the stopping potential is found to be x. When light of wavelength lambda by 2 is incident, stopping potential becomes 3x. Find the threshold wavelength. क्या आंसर? सर 2 लैम्डा। नहीं, थोड़ा और ध्यान से करो। आई थिंक 2 लैम्डा ठीक लग रहा है, कंफर्म कर लेते हैं एक बार। हाँ सर, 2 लैम्डा आ रहा है। तो एच सी बाय लेमडा माइनस फाइव इज इक्वल टू ई टाइम्स एक्स, और एच सी बाय फाइव को एच सी बाय लेमडा नॉट लिख लेते हैं। और अगली बार मैंने लेमडा को लेमडा बाय 2 कर दिया, माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू 3 EX। तो एक्स एलिमिनेट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेट कर देते हैं। तो 2 HC बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू 3 HC बाय लेमडा माइनस 3 HC बाय लेमडा नॉट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 HC बाय लेमडा नॉट इज इक्वल टू HC बाय लेमडा। तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है,
हाँ भी सार्थक, गुड आफ्टरनून सर। क्वेश्चन समझ में आ गया ये? हाँ सर, देख लिया, मतलब बस थ्रेशोल्ड निकालने के 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है साइमल्टेनियसली। अगर हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, what happens to the maximum kinetic energy or the stopping potential? 3 ऑप्शंस हैं, it becomes double, more than double or less than double. More than twice. More than हाँ सर, twice. मोर देन ट्वाइस। More कैसे? than सर वो h mu नॉट तो सेम ही रहेगा, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। HF माइनस फाइव इज इक्वल टू KE1 और अगली बार 2HF माइनस फाइव इज इक्वल टू KE2। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास फाइव इज इक्वल टू KE2 माइनस 2 टाइम्स KE1 आ जाएगा। क्यों भाई? हाँ सर। और फाइव इज पॉजिटिव ऑब्वियसली, सो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मोर देन ट्वाइस। यस सर। चलो, एक मेटेलिक स्फीयर है, एक मेटेलिक स्फीयर है ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट, इसका रेडियस है r, इट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा विच इज लेस देन लैम्डा नॉट। तो क्या एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का? हाँ सर। हाँ सर। सर Electrons will be emitted by the metal sphere before the emission stops. How many electrons will be emitted before the emission stops? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस होता है, इतनी देर थोड़ा लगेगी उसको स्टॉप होने में। जल्दी बताओ आंसर। सर hc into 1 by lambda minus 1 by lambda naught multiplied by r upon kq। क्यों क्या है?
Q charge of electron. मुझे लगता था ई लिखते हैं उसको, Sorry sir, E. और के क्या है? सर 9 to 10 power 9 वो वैल्यू कैलकुलेट मैंने क्या बोल कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। ये रुक क्यों गया इलेक्ट्रॉन्स का मिशन? सर क्योंकि उसने Stop. अपना पोटेंशियल पोटेंशियल नहीं है काइनेटिक एक्वायर कर लिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे निकलते जाएंगे ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का एस्केप करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के ई से बाहर जाता है और वो एस्केप नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। तो माइनस ई वी प्लस के ई, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लेस देन जीरो है। दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी लेस देन ईवी होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट होता है। तो जैसे ही हमारे स्फीयर का पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक्सीड कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी इसको एस्केप नहीं कर पाएंगे। तो K into Ne by R will be the potential acquired by the sphere after the emission of n electrons into E, ये हो जाएगा EV नॉट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी Hc by और lambda ई स्क्वायर नहीं आएगा नीचे? नॉट। तो यहाँ पर E स्क्वायर आएगा, E इंटू हाँ V सर ई स्क्वायर। इक्वल टू Hc by lambda माइनस Hc by lambda नॉट। क्लियर है? हाँ सर। किसी को कुछ पूछना है? एक पॉइंट सोर्स है, आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स। आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स का मतलब है जो रेडिएट करता है यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। तो आइसोट्रॉपिक पॉइंट सोर्स है, सभी दिशाओं में समान रूप से रेडिएट करता है। it radiates uniformly in all direction. The power of this source is P, and it emits monochromatic radiation of wavelength lambda. At the distance r from this source, we have a metal sphere of radius capital R. This is a metal sphere of radius capital R, and this metal sphere has a threshold wavelength lambda naught, and the efficiency of the photoelectric emission is eta%. The efficiency of the photoelectric emission is eta%. If the source is switched on at t is equal to 0, find the time after which the photoelectric emission stops. सर एफिशिएंसी मतलब क्या? एफिशिएंसी मतलब 100 फोटोन गिरते हैं तो ईटा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ओके सर।
हाँ जी, टाइम क्यों लग रहा है इतना? सर h square c square into 1 by lambda minus 1 by lambda naught 400 r square by e k r p lambda eta. 400 कहाँ से आया? ठीक है, So small r square. आगे upon e k r ई के r हम्म p lambda पी lambda eta. ईटा। ई स्क्वायर है या ई है? एक सेकेंड, हाँ सर e square है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स तो निकाले ही थे ना हमने, एच सी बाय के ई स्क्वायर। एक ऊपर आ रहा था इंटू 1 बाय, तेरा ऊपर आ नहीं आया, अच्छा वो कट जाएगा, इंटू 1 बाय लैम्डा नॉट। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इंटू 100 बाय ईटा इतने फोटॉन्स गिरे होंगे, है ना? और फोटॉन्स कितने गिरे होंगे? तो P अपॉन एच सी बाय लैम्डा इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। एक सेकेंड होल्ड करना, 5 मिनट लगेंगे मुझे वापस आने में, 5-7 मिनट। सर आर्यन, इसमें पाई आर स्क्वायर तभी आएगा ना अगर आपने अजम्पशन लिया आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉलर ग्रेटर देन वेरी आर। हाँ जी बिल्कुल, अदरवाइज सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ। हाँ तो सर। आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, तो ये एंगल आप थीटा ले लोगे, तो आपका P अपॉन एच सी बाय लैम्डा इंटू ओमेगा बाय 4 पाई, और ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई इंटू 1 - कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। अदरवाइज ये कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी बोलो, सबको क्लियर है ये? डेल्टा टी कहाँ है? इंटू डेल्टा टी, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द सोर्स है, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड ऑन द स्फीयर है, इंटू डेल्टा टी में टोटल उसका ईटा बाय 100 टाइम्स इसके बराबर कर दिया हमने। कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं हिमांशु? नो सर। ठीक है, पुलकित आ गया क्या? नहीं आया अभी, तो 1:30 बजे तक आएगा, चलिए ठीक है। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, और जो सबसे मेजर चीज थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो ये थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस हमने रिकॉर्ड की, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, और जो न्यूमेरिकल डेटा हमने मेजर किया एक्सपेरिमेंट्स करके, वो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, दे कुड ओनली मैच इफ वी अज्यूम light to be made up of tiny particles called photons with energy hc by lambda। तो आइंस्टाइन ने
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक्सप्लेन करने के लिए, ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक पार्टिकल थ्योरी प्रपोज की थी और उसकी वजह से वो इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने आपको प्लैंक्स कांस्टेंट को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने का भी एक तरीका दिया। हमने इसके बारे में बात की थी, मिलिकन ने किया था ऐसा। देन देयर इज अनदर उससे इम्पोर्टेंट, हाँ जी, प्लैंक्स कांस्टेंट रेडिएशन लॉस से निकालते थे। उससे पहले वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से निकालते थे। मुझे नहीं मालूम वो कैसे निकालते थे, मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी कभी। ओके सर। तो प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में वो उसको एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करके उसमें क्लासिकल थ्योरी से मैच करके कुछ अरेंजमेंट किया था। तो मैंने कभी उसका मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं। मैंने आपको एक बार मॉडर्न फिजिक्स की बुक सजेस्ट की थी, अगर आप वो पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगी इसकी थ्योरी। बट बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उसकी डेप्थ में जाना, बिकॉज वो अच्छा खासा टाइम ले जाएगी और उतना प्रेजेंट सिनेरियो में यूजफुल नहीं है आपके लिए। मैं जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए लेकर आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए, तो आप इस पे ध्यान दें। हम बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट की। सर आपने आंसर हटा दिया क्या पिछले क्वेश्चन का? हाँ, चाहिए था क्या? हाँ सर, एक बार कंफर्म करना था। वो सही था। हाँ, तेरा ठीक था आंसर। ठीक है सर। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? तो कॉम्पटन ने ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक्स रेज की स्कैटरिंग करें किसी ऐसे टारगेट के थ्रू जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी एक्स रेज की एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो जो एक्स रेज स्कैटर होती हैं तो स्कैटर्ड एक्स रेज की वेवलेंथ ज्यादा पाई जाती है इन कंपैरिजन टू दी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज। इससे पहले जो भी स्कैटरिंग ऑब्जर्व होती थी, इससे पहले भी स्कैटरिंग ऑब्जर्व होती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी टारगेट में से पास कर दिया गया और ये रेडिएशन से स्कैटर हो जाती थी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। लेकिन ये जो स्कैटर्ड रेडिएशंस होती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे हैड द सेम वेवलेंथ एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, और ये थॉमसन स्कैटरिंग कहते थे इसको हम। और थॉमसन स्कैटरिंग को एक्सप्लेन कैसे किया जाता था कि भैया लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जब ये हमारे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं और इसको ऑब्जर्व करके वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। एंड व्हेन दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग, देन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दे विल रेडिएट एनर्जी, और जिस फ्रीक्वेंसी से हमारा इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन वो एमिट करने वाला है। तो अब वो किसी भी डायरेक्शन में एमिट कर सकता है। तो थॉमसन स्कैटरिंग या जो साधारण स्कैटरिंग हमारी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंसिडेंट हैं और जो स्कैटर हो रही हैं उनकी वेवलेंथ सेम पाई जाती है। तो स्कैटरिंग का रीजन क्या बताया जाता है? एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन, और वो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाता। लेकिन कॉम्पटन ने एक स्पेशल केस ऑब्जर्व किया जिसमें एक्सरेज आर स्कैटर्ड फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन आई से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं है कि वो अकेला हवा में फ्रीली तैर रहा है, वो किसी सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट वो किसी ऐसे सिस्टम का पार्ट है जिसमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी नेग्लिजिबल है in comparison to the energy of the incident X-rays. So when the X-rays are scattered from free electrons, they are scattered with an increase in wavelength. तो this phenomenon is known as Compton effect. तो अगर आपसे कोई पूछे what is Compton effect, तो आप कहेंगे the increase in wavelength of X-rays when they are scattered by free electrons is known as Compton effect. तो कॉम्पटन ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब हम एक कार्बन टारगेट लेते हैं और इस कार्बन टारगेट के ऊपर एक्स रेज इंसिडेंट करवाते हैं तो ये एक्स रेज स्कैटर हो जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में आने वाली स्कैटर्ड एक्स रेज की वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट आती है और ये एंगल पर डिपेंड करती है।
थीटा आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैसे डिफाइन करते हैं? तो जो इनिशियल डायरेक्शन थी, जिस डायरेक्शन में एक्सरे ट्रेवल करती हुई आ रही थी, उसके रिस्पेक्ट में स्कैटर्ड एक्सरे किस डायरेक्शन में जा रही है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग है एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे इज फाउंड टू बी अ फंक्शन ऑफ द एंगल थीटा। तो इसको कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। तो कॉम्पटन ने क्या किया, उसने ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया कि एक्सरेज की वेवलेंथ बढ़ जाती है। उसने बहुत केयरफुली ये मेजर किया कि कितने एंगल पे कितनी वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है, एंड देन ही सेड कि ये चीज वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, लेकिन अगर हम आइंस्टाइन थ्योरी मान लें जिसके अकॉर्डिंग हम ये बोलें कि एक फोटोन आ रहा है जिसका मोमेंटम h बाय लैम्डा है और इसके सामने एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो इट इज लाइक अ कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो बॉल्स के बीच में कोलिजन है और फोटोन इस डायरेक्शन में चला जाता है विद एन एंगल थीटा सपोज, और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है सपोज एंगल फाई पे, और इसकी वेवलेंथ बदल जाती है क्योंकि इसका मोमेंटम बदल जाएगा। तो इसका मोमेंटम p प्राइम दैट विल बी h बाय लैम्डा प्राइम, और इसका मोमेंटम p डबल प्राइम। तो अगर हम ऐसे मान लें तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि वेवलेंथ बढ़ जानी चाहिए क्योंकि मोमेंटम कम हो जाना चाहिए। और उसने एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाई जो आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी, और उससे मैथमेटिकली एक रिजल्ट डेराइव किया, और एक्सपेरिमेंटली उसने मेजर किया कि किसी एंगल थीटा पे लैम्डा आता कितना है, और उसने इन दोनों को मैच करवा दिया कि देखो बिल्कुल मैच करता है। आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही रिजल्ट्स दिए हैं, और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही नहीं मैच करते, वो इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी मैच करते हैं। और जो आइंस्टाइन की थ्योरी से स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ प्रिडिक्ट होती है, एक्सपेरिमेंटली वही हमारी ऑब्जर्व भी होती है। तो ये एक दूसरा प्रूफ है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का, और इसके लिए इसको भी नोबेल प्राइज दिया गया था। अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं, इनिशियल मोमेंटम h बाय लैम्डा एक्स डायरेक्शन में, फाइनल मोमेंटम h बाय लैम्डा डैश कॉस थीटा प्लस p डबल प्राइम कॉस फाई, y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल h बाय लैम्डा डैश साइन थीटा माइनस p डबल प्राइम साइन फाई। अगर मैं एनर्जी की इक्वेशन लिखूं तो इनिशियल एनर्जीज एच सी बाय लैम्डा प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की, और फाइनल एनर्जी एच सी बाय लैम्डा डैश फोटोन की, और मूविंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी डबल प्राइम सी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, इन तीन इक्वेशन से उसने प्रूव किया मैथमेटिकली कि डेल्टा लैम्डा की वैल्यू h बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आनी चाहिए, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और उसने एक्सपेरिमेंटली मेजर करके दिखाया कि सही में इतना ही शिफ्ट आता है वेवलेंथ का। इसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। सर तो इसमें बस इसने मतलब बेसिकली अब दो बॉडीज मान के उनके बीच में कोलिजन माना, ये चीज कंसिडर नहीं किया कि दो पार्टिकल्स मान लिए ना, वेव नेचर की जगह इंसिडेंट एक्सरेज को फोटॉन्स की तरह ट्रीट किया, पार्टिकल्स की तरह। मोमेंटम कंजर्वेशन लग रही है मतलब सर वो फिर उसे ये नहीं सोचना पड़ा ना कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई लग रहा है कि नहीं, मतलब नॉर्मल पार्ट बॉडीज में जैसे हो रहा है बस वैसे बेटे। एनर्जी उस कंजर्व। लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे जो भी फोर्सेस हैं वो तो कंजर्वेटिव ही है ना, और टोटल एनर्जी तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में भी कंजर्व रहती है। वो तो तू मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिफाइन करता है, जहां पे तू पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब फिर उसमें तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आ जाता है ना एनर्जी के एक्सप्रेशन में, फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी में। बेटे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स
मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिफाइंड है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं एग्जिस्ट करती ना यार। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है। सर ड्यूरिंग कोलिजन तो उनसे फर्क भी नहीं पड़ेगा ना। मतलब यार एक बात बताओ, हीट एनर्जी किसको बोलते हो? What do you understand by thermal energy? पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी ना। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी। बस, तो जब दो पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल अगर दो हैं तो वहां पे बस दो ही टाइप की एनर्जी है। इस पिक्चर में, जो पिक्चर आपके सामने है, इसमें दुनिया में केवल दो तरीके की एनर्जी एग्जिस्ट करती है। एक मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी m0c², दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तीसरी कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। यू नेम एनी एनर्जी, आई विल रिलेट इट टू दिस। यू थिंक ऑफ एनी एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। केमिकल एनर्जी का क्या मतलब है? एटम के अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, वो जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालते हो। और कोई एनर्जी बताओ। लाइट एनर्जी का मतलब है फोटॉन्स की काइनेटिक एनर्जी h/λ। और कोई एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो गई यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे फील्ड नहीं है। ठीक है। फील्ड ही नहीं बची ना यहाँ तो। तूने वैसे भी जानबूझ के गंदे वाला नाम लिया, ग्रेविटेशनल। हाँ। जिसपे वैसी ऑब्जेक्शन है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है, कर्वेचर ऑफ स्पेस है, वो खतरनाक है। सर फील्ड नहीं है इसका मतलब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है बेटे अब। अच्छा हाँ। अब तो फोटॉन्स हैं, है ना। हाँ सर। तो इक्वेशन नंबर 3 में से hc/λ को इधर ले जाओ और उसके बाद स्क्वायर कर दो, और इन दोनों में से p डबल प्राइम की वैल्यू स्क्वायर करके ऐड करके निकाल के 3 में पुट कर दो, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है। इक्वेशन 1 से p डबल प्राइम cos फाई निकालो, इक्वेशन 2 से p डबल प्राइम sin फाई निकालो, स्क्वायर करके ऐड कर लो, p डबल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 में hc/λ डैश को लेफ्ट में लेके जाओ, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दो, और उसमें p डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर दो जो आपने ऊपर से निकाली है। तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c 1 - cos थीटा। आई वुड एक्सपेक्ट कि ये आपको याद हो। और इसमें h/m0c की वैल्यू 2.44 पिकोमीटर आती है, जहां तक मुझे याद है। इसको कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये अगर डेटा याद रखोगे तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि जो 90 डिग्री पे वेवलेंथ फोटोन स्कैटर हुआ था, उसकी वेवलेंथ बताओ कितनी है। तो डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। सर मतलब सर इसमें इसमें एक डाउट है। एक्सरे की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को आप फ्री स्पेस में ट्रीट कर रहे हैं, ऑल्दो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम ऐसी एक ऐसा एक टारगेट ले रहे हैं, कार्बन टारगेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है इन कंपैरिजन टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है। हाँ सर। सर जब आप पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं तो हम वेव नेचर के सारे एस्पेक्ट, मतलब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कि फोटोन जा रहा है, तो वो चीज़ हम कंसिडर नहीं करनी होती हमें। फिर द तो ये फील्ड। इसका वेवलेंथ से क्या लेना देना है ना। हाँ मतलब ऐसे ही। अब और मुझे फील्ड की तो बात ये करना था। पूछेगा ना, सर फिर वेवलेंथ क्यों डिफाइन कर रहे हो आप? हाँ सर। और फील्ड भी अगर ऐसा है तो। तो अब हमारे पास तकलीफ ये है कि हमें ये तो पता नहीं लाइट है क्या, है ना। हाँ सर। तो अल्टीमेटली अब हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जब लाइट फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है तब हम्म। तो वो वेव की तरह बिहेव करती है।
हाँ और सर। उसके पैरामीटर्स में एक वेवलेंथ नाम की चीज डिफाइंड है, और जब वही लाइट सब एटॉमिक पार्टिकल से इंटरेक्ट करती है तो वहां पे फोटॉन्स की तरह बिहेव करती है। मैंने तो अपनी तरफ से रेडिएशंस भेजी इस वेवलेंथ की, और जब वो स्कैटर होके बाहर निकली मैंने उन रेडिएशंस की वेवलेंथ मेजर की तो वो डिफरेंट आई। तो मैं वो जो रेडिएशंस की वेवलेंथ मेजर कर पा रहा हूँ उसको, उस वेवलेंथ को उसके पार्टिकल नेचर से रिलेट करके ये वाली एजम्पशंस लेके सॉल्व करके मैच करके देख रहा हूँ। तो वी आर ट्राइंग टू रिलेट बिटवीन द टू। अब सही क्या है, तो मतलब ये मत कहना, ये मत सोचना शुरू कर दो कि जब आपने पार्टिकल्स डिफाइन कर लिए तो अब वेवलेंथ का कोई मतलब नहीं रह गया है। जब वो वेव की तरह बिहेव कर रही है तो जो वेवलेंथ वो एग्जिबिट करती है, और जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तब जो मोमेंटम वो एग्जिबिट करती है, उन दोनों में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, एंड दैट रिलेशनशिप इज p इक्वल टू h बाय लैम्डा। सर जिस टाइम पे फोटोन कोलाइड कर रहा है ये वेव, तो हम उस टाइम पे फील्ड भूल जाते, मतलब मानते नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम की चीज है। फोटोन एक पार्टिकल आके टक्कर मार रहा है इलेक्ट्रॉन को। अच्छा ठीक है सर। There is no continuous electromagnetic radiations coming over there. It is a photon that is coming and striking the electron. सर और वो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसीलिए हम लोग ने उसका मोमेंटम जीरो ले लिया, मतलब स्टेशनरी अज्यूम कर लिया। उसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं ली, कुछ नहीं लिया मैंने। हाँ सर ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, शो दैट ए फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कैन नेवर absorb a photon। अब बात ये हो रही है कि जो थॉमसन स्कैटरिंग हो रही थी वहां पे हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं और एक डिफरेंट डायरेक्शंस में रेडिएट कर देते हैं। वहां पे इंसिडेंट लाइट की और स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ सेम देखने को मिलती है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा केस था वो हमने एक स्पेशल केस लिया, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री थे। तो अब हमने ये जस्टिफाई किया कि अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और एक फोटोन आके उसको टक्कर मार रहा है तो वो कभी एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता। ये हमारे कंजर्वेशन लॉज के अगेंस्ट है। मान लो एक फोटोन आया लैम्डा वेवलेंथ का यानी p मोमेंटम का, और ये आके इस इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब हो गया, और अगर ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव द सेम मोमेंटम p इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नाउ। ठीक है। If I apply energy conservation, then I will have hc by lambda plus m naught c square is the initial energy, और फाइनल एनर्जी हमारी केवल इलेक्ट्रॉन के पास है m naught c square का होल स्क्वायर प्लस pc का होल स्क्वायर। क्लियरली ये इनकंसिस्टेंट है। क्यों भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस का अंडर रूट ए प्लस बी के बराबर नहीं ना हो सकता? ये पीसी तो है, ये वाली टर्म पीसी है कि नहीं? हाँ सर। तो पीसी और एम नॉट सी, तो ए प्लस बी कैन नेवर बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों भाई? तो आप सर ये ढंग से समझा नहीं आपने, क्या assumption, मतलब क्या क्या किया है इसमें? मैंने कहा एक फोटोन आया पी मोमेंटम का, एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता और मैं मान लेता हूं कि वो अब्जॉर्ब हो गया, तो टकराने के बाद केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा चलता हुआ। बाय मोमेंटम कंजर्वेशन जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम p था तो इलेक्ट्रॉन का फाइनल मोमेंटम p होना चाहिए। हाँ सर। अब मैंने एनर्जी कंजर्वेशन की क्वेश्चन लिखी, फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा, इलेक्ट्रॉन की m नॉट c स्क्वायर। बाद में तो खाली इलेक्ट्रॉन बचा है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है मूविंग इलेक्ट्रॉन की? m नॉट c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस pc होल स्क्वायर। ये आइंस्टाइन ने बताया था कि ऐसा होता है, और ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है। हाँ ये हमारे रिजल्ट से मैच करता है तो हम मानते हैं कि ऐसा होता है। अब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, ये वाली चीज pc है। क्यों भाई? हाँ सर। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा 2p m नॉट c क्यूब इज इक्वल टू 0।
नॉट पॉसिबल, ये थोड़ा जीरो है, नन ऑफ देम इज जीरो, तो कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया ना। तो वैसे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं, ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शो दैट अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कैन नेवर अब्सॉर्ब अ फोटोन। ठीक है, हाँ सर। सर इसे एक सेकंड जूम आउट कर सकते हैं? और हाँ सर, थोड़ा सा और। सारा देखना एक साथ। हाँ सर। हाँ, थैंक यू सर। आगे स्नैपशॉट। बस एक सेकंड सर। थैंक यू सर। चलिए, क्लियर कर दूं? हाँ सर। सर वेवलेंथ मेजर कैसे करता था? वेवलेंथ मेजर करते हैं, इंटरफेरेंस करके मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के बीच का डिस्टेंस निकाल के। अच्छा हाँ सर, ठीक है। तो 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन दी, और 1923-24 के राउंड की बात है ये, जो कॉम्पटन इफेक्ट आया था हमारे पास। और इसके बाद 1927 के राउंड डी ब्रॉगली came out with the dual nature of matter। तो ही सजेस्टेड कि जैसे फोटॉन्स ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करती है, सिमिलरली हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करते हैं। तो मैटर ऑल्सो हैज ड्यूअल नेचर, और under certain conditions we can observe that they behave like waves with wavelength which is related to their momentum as lambda is equal to h by p। तो जो मोमेंटम फॉर्मूला h by lambda फोटॉन्स के लिए आइंस्टाइन ने दिया था, डी ब्रॉगली ने बोला सेम फॉर्मूला हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के लिए लगाया जा सकता है। हाँ जी, क्या बोल रहा है? सर एक बार मैं नोट नहीं हुआ था, वो डेल्टा लैम्डा को क्या बोलते थे? कॉम्पटन शिफ्ट। और h by m नॉट c को कॉम्पटन वेवलेंथ। 2.44 पिकोमीटर। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो डी ब्रॉगली सजेस्टेड कि जो फॉर्मूला फोटॉन्स के लिए उनके मोमेंटम और वेवलेंथ में रिलेशनशिप देता है, वही फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर भी लगाया जा सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। अब पार्टिकल्स के लिए मोमेंटम को एम वी भी लिख सकते हैं, और इसको √2 टाइम्स ई के भी लिख सकते हैं, वेर ई के इज दी काइनेटिक एनर्जी, और ई के को आप उस पार्टिकल का चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज QV भी लिख सकते हैं। तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अलग अलग फॉर्मूला लिखे हुए मिलेंगे पार्टिकल्स के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और इसकी वैल्यू h बाय √2m ई के इज काइनेटिक एनर्जी, और इसको √2m इंटू क्यू इंटू वी भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए ये रिजल्ट खासकर यूज़फुल है, और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर लें तो लैम्डा की वैल्यू 12.27 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, वी इज दी एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, और ये √150 बाय वी एंगस्ट्रॉम भी आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर एक 150 वोल्ट से एक्सेलरेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम आएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
तो उस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आएगी वो 1 एंगस्ट्रॉम आएगी। अगर एक फोटोन की वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है तो उस फोटोन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए कंपेयर करके देख रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन केवल 150 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, जो कि बहुत कम है, नॉर्मली तो मतलब 8-10 हज़ार वोल्ट से एक्सेलरेट कर ही लेते हैं हम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन केवल 150 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और उसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की आएगी। फोटोन की वेवलेंथ अगर 1 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? hc/λ। तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 और c की वैल्यू कितनी? 3 इंटू 10⁸ कितना आएगा ये? 3 3 9 3 6 18 1 18 19 1.989 19.89 इंटू 10⁻26 जूल, है ना? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं, कैसे करेंगे? डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 120. डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 कितना आ गया ये? -7। अच्छा hc/λ भी है ना? लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम था। अरे 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10, तो ये -16 हो गया ना? हाँ सर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, ये कितना हो गया? 16 से डिवाइड करो, करना जरा बढ़िया से डिवाइड करना 1989 को 16 से। बारह 12.4 के आसपास आएगा क्या ये? हाँ सर। हाँ सर भैया। इंटू 10⁻³ -3। 3, है ना? हाँ सर। यानी 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? और केमिस्ट्री में फॉर्मूला भी होता है 12 मुझे पता, मैं वही डराइव करा रहा था, मुझे याद है ये 12,400 बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लोगे तो। मैं ये डेराइव ही करा रहा था, 1239 भी लिख देते हैं इसको, 1239। तो ये भी फिजिक्स में बहुत यूजफुल है, रट्टा मारना है इसका आपको। वो 12.27 वाला, डी ब्रॉगली वाला भी ध्यान से समझ लेना जरा, फॉर्मूले कौन कौन से क्या चीज है। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और वेवलेंथ में रिलेशनशिप है, इससे उसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। और ये एक फोटोन के लिए उसकी एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशनशिप है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, दोनों की वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? ऑब्वियसली फोटोन की ज्यादा है। लेकिन हाँ सर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विच हैज ग्रेटर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं, विच हैज ग्रेटर एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम या फिर फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और उसकी रेस्ट मास एनर्जी भी होगी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक m0c² नाम की टर्म और आएगी, और ये मैंने रट्टा मारा हुआ है, ये 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, या 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने याद किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के मास का एनर्जी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा आने वाली है, काइनेटिक एनर्जी फोटोन की ज्यादा आने वाली है।
ठीक है, नोट किया? नहीं सर, एक सेकंड। एक सेकंड। ऐश्वर्या, आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ा दी गई है केमिस्ट्री में? नहीं सर। आती है रेडियो एक्टिविटी की नहीं आती है केमिस्ट्री में तुम्हारे सिलेबस में? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये सब। हाँ जी, सर थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं क्या? तुम लोगों को तो पढ़ा दी ना रेडियो एक्टिविटी सर ने? हाँ सर। थोड़ा बाकी है, थोड़ा सा बाकी है। मतलब वो काइनेटिक्स से रिलेटेड वाला पार्ट बाकी है। तो इन लोगों से लेक्चर शेयर कर लो उसके। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के सर से बात करता हूँ मैं। तो बीटा एमिशन वो सब ना। हाँ हाँ, सर रेडियो एक्टिविटी जो भी सर पढ़ा रहे हैं, सुनीत सर जितना भी रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा रहे हैं ठीक है सर। सब पढ़ाना उन्होंने, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, हाँ स्टेबिलिटी। सर, हाँ सर, हाँ सर। मैं भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सुनीत सर काफ़ी कुछ और भी डिटेल पढ़ाएंगे जो मैं नहीं पढ़ाता। मैं मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करूंगा और सुनीत सर थोड़ा सा और डिटेल्स भी आपको बताएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो लेक्चर्स आप लोग इनके साथ शेयर कर लो एक बार। तो आप लोग देख लेना भाई, नकुल, ऐश्वर्या, साहिल, क्या नाम है तेरा, सब लोग। हाँ सर। हाँ सर। वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्योंकि वो सुनीत सर काफ़ी कंटेंट उसके अंदर देते हैं, तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी उसके अंदर, तो वो रीड कर लेना। मैं पढ़ाऊंगा लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको ऐड ऑन में वो भी मिल जाए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मेडिकल में जो केमिस्ट्री में लोग पढ़ाते हैं वो उतनी डिटेल नहीं पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिविटी में। तो थोड़ा राइट कर सकते हैं, मतलब वो रेस्ट मास एनर्जी बस देखना उसके 9.1 वैल्यू। into 10 to the power -31 होता है, वो रेस्ट मास ही होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो रेस्ट मास ही होता है। हाँ बिल्कुल, 9.11 इंटू 10⁻31 के जी एम नॉट की वैल्यू है ओके सर। इलेक्ट्रॉन का मास। रेस्ट मास का क्या मतलब होता है? Mass of an object measured in a frame of reference in which the object is stationary. हाँ सर, हाँ सर। चलें आगे। हाँ सर। सर तो ये मतलब मेजर कैसे किया फिर रेस्ट मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी मतलब का वेलोसिटी। मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करते हैं रेस्ट मास, किसी भी पार्टिकल का मास। बट कोलिजन होएगा तो एनर्जी चेंज नहीं हो जाएगी क्या इसकी, इलेक्ट्रॉन की? कोलिजन वाले केसेस में नहीं यार, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को घुमा के उसका रेडियस मेजर करके उससे मेजर करते हैं। अच्छा ठीक है सर। आप एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्रोजेक्ट कर दो, यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई है आपने स्क्रीन पे, ठीक है। आपके पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है जो v वोल्ट से एक्सेलरेटेड है, किसी भी कैथोड रे ट्यूब से आ रही है, और यहाँ सारे में एक आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, डॉट लगा लेते हैं, क्रॉस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ सारे में आपने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है डॉट बी, ये मालूम है आपको कितनी है। अब आपकी चार्ज पार्टिकल की बीम, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से एंटर करती है और यहाँ जाके स्ट्राइक करती है, तो ये सिंटिलेशन के पॉइंट का आप डिस्टेंस मेजर कर लो। ये हाँ सर, हाँ सर, 2 mv/ev। आर की वैल्यू mv/qb, हाँ mv सर। को √2m इंटू क्यू इंटू वी लिख सकते हैं। तो आर मेजर कर लिए, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हमें मालूम है,
तो यहाँ से आप मास मेजर कर सकते हो। हाँ चार्ज सर। मेजर करके दिखाई था आपका, किसने किया था चार्ज मेजर, भूल गया मैं, मिलिकन ने। मुलिकन ने तो E/M रेशियो बताया था तो। नहीं, वो थॉमसन ने बताया था ना, मिलिकन ने चार्ज बता दिया, थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो बता दी, तो मास तो निकल ही गया यार। हाँ हाँ सर, सॉरी, थॉमसन ने हाँ चार्ज टू मास रेशियो बताया था। यहाँ से भी चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगी ना, टू हाँ एम वी बाय क्यू बी स्क्वायर, ये रेडियस के बराबर है। यहाँ से भी क्यू बाय एम आएगा, क्यू हमें मिलिकन सॉल्ट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मालूम है, तो हम मास निकाल सकते हैं। हाँ सर। सर इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्ट करेंगे ना? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। इनफैक्ट मैं अभी भी ये लाइन बोलने वाला था कि एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसकी मैं बिल्कुल भी मैथमेटिकल डिटेल में नहीं जाऊंगा और अपरेटस के बारे में भी बात नहीं करूंगा। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है एक, इसको देख के इसका मेमोराइज कर लेना इसको, मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट shows that diffraction of electrons is also possible, और उसने डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा निकाल के वहां से वेवलेंथ मेजर की और प्रूव करके दिखाया कि वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले फार्मूला से मैच करती है। उसने एक वी वोल्ट से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम ली और उस इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर डेविसन जर्मर, ये दो स्टूडेंट थे शायद, ये किसके, रदरफोर्ड के या किसके, आई डोंट रिमेम्बर। तो इन दोनों लोगों ने मिल के एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने वी वोल्ट से एक्सेलरेटेड एक इलेक्ट्रॉन बीम लेके उसकी डिफ्रैक्शन इन्वेस्टिगेट की थी और उसका मैक्सिमा मेजर करके वहां से वेवलेंथ डिटरमाइन करके दिखाई थी। तो दिस एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइज द डी ब्रॉगली फॉर्मूला, experimentally verified the formula proposed by de Broglie. तो प्लीज डू रीड दिस, मेडिकल वाले खासकर इसको पढ़ लेंगे। हाँ एनसीईआरटी सर। हाँ एनसीईआरटी से पढ़ लो, आपके मॉड्यूल में भी हो सकता है दिया हुआ हो। मैं ढूंढ के ओके सर। आर्टिकल मिलेगा मुझे तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। आर्थर बाइजर में दिया हुआ है। बाइजर है आपके पास क्या? नहीं सर। हाँ सर। सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है बाइजर की, नेट पे मिल जाएगी आपको। तो आर्थर बाइजर मॉडर्न फिजिक्स, आपको जो भी अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए रेफर दिस। क्लियर कर दूं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की और हमने कॉम्पटन इफेक्ट देखा और एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूले हमने देखा। इसके बाद हम यहाँ से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आपने 11th की बिगिनिंग में ही पढ़ लिया होगा, मुझे फिर भी दोबारा से पढ़ाना है एक बार आपको। सर ये कौन सा चैप्टर था? ये चैप्टर था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड ट्रेडिशन। मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको 3 चैप्टर्स मिलेंगे। एक मिलेगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एक मिलेगा आपको एटम्स, और एक मिलेगा आपको न्यूक्लियाई। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हम थॉमसन सेटअप पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है एटम्स, इसके अंदर हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करने वाले हैं और एक्स रेज के बारे में बात करने वाले हैं, और फिर न्यूक्लियाई में हम रेडियो एक्टिविटी की बात करने वाले हैं। तो अभी जो चैप्टर मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज एटम्स। एटम्स के अंदर हम बेसिकली हमारी स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। तो सबसे पहला एटम का स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था? थॉमसन। तो थॉमसन ने जो मॉडल प्रपोज किया था, तो थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि यार जितने भी मटेरियल हैं उसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते हैं
और पीछे से वो खुद पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बच जाते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे थे उनका सबका स्पेसिफिक चार्ज सेम आता है, लेकिन जो पीछे से पॉजिटिव चार्ज बच जाता है उसका स्पेसिफिक चार्ज सबका सेम नहीं आता। तो बेसिकली व्हाट ही वाज एबल टू कंक्लूड इज कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स तो एमिट होते हैं, लेकिन ऐसे कोई यूनिक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट नहीं होते। तो उसको लगा कि इसका मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पार्टिकुलेट फॉर्म में होगा ही नहीं, वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो ही केम आउट विद एन अजम्पशन कि हम एटम को कुछ ऐसी एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, पूरे में कूट कूट के चार्ज भरा हुआ है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, with electrons embedded at equilibrium positions। प्लम पुडिंग मॉडल जिसको आप बोलते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल लगाऊं तो मेरे को दिखाई देगा कि एक आर रेडियस का स्फीयर है जिसके अंदर प्लस ई चार्ज कूट कूट के भरा हुआ है। तो एक प्लस ई चार्ज का यूनिफॉर्म स्फीयर है और इसके सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन है। ऑब्वियसली इट कैन रिमेन स्टेशनरी ओनली एट द सेंटर। इसके हिसाब से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन एटम की? ये हो जाएगी हमारी 3/2 E square by 2 r। के ई स्क्वायर बाय आर। क्यों भाई, हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव स्फीयर ऑफ चार्ज के हाँ सेंटर पोटेंशियल होता है 3/2 के ई बाय आर। वहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कोई है नहीं। सो दी टोटल एनर्जी इज -3/2 के ई स्क्वायर बाय आर and therefore the ionization energy is +3/2 के ई स्क्वायर बाय आर। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास इसकी लगभग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, यानी इतने जूल। तो यहाँ से हम रेडियस एस्टिमेट कर सकते हैं कितना होगा। कितना होगा? किया हुआ ना ये क्वेश्चन पहले कि नहीं? हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक से हाँ शीट। सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक से शीट में। वहाँ पे मैंने हीलियम का मॉडल भी बनाया होगा और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच की सेपरेशन निकाली होगी थॉमसन एटॉमिक मॉडल में। नहीं सर, ये नहीं करा। चलो कर लेते हैं। आर निकालो जरा जल्दी से, यहाँ से कितना आ रहा है? A 1.58 Armstrong। 1.58 58। angstrom. So that is the expected radius of hydrogen atom according to the Thomson's model. कोई डाउट किसी को इसमें कुछ पूछना है? What is the frequency with which this electron can vibrate at the center? That also gives you an idea of the energy of the radiations that can be emitted by this electron. कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर सकता है ये यहाँ पर?
हाँ जी, आंसर सर बहुत ज़्यादा 9.9 इंटू 10⁻⁻30 ये टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी आ रही है 9.9 को 10 ले लेना, तो हाँ 10 सर। 29 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है। क्या भयंकर है। तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे? तो पहले तो ये समझें कि अगर इसको डिस्प्लेस कर दें एक्स डिस्टेंस से, तो इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो लगेगी के ई बाय आर क्यूब इंटू एक्स इंटू माइनस ई। हाँ जी, ये समझ में आता है। यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ चार्ज के सेंटर से हाँ एक्स सर। इलेक्ट्रिक फील्ड। ρ/3 हाँ जी, ऐश्वर्या, प्रतीक्षा, आर्या, हाँ सर। बीच बीच में हाँ बोल दिया हाँ करो। सर। तो तुम एंट्री मार के चले जाते हो कहीं और भी, चल बाद में देख लेंगे क्लास। तो माइनस के ई स्क्वायर बाय आर क्यूब, तो ये मेरा कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच द इलेक्ट्रॉन कैन वाइब्रेट एट द सेंटर। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एम हो गया 9.11 इंटू -31। रेडियस हमने निकाला यहाँ पे 1.58 एंगस्ट्रॉम। 1.6 ले लेता हूँ एंगस्ट्रॉम इन -10 इसका क्यूब अपॉन के हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ और ई हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। ये सॉल्व किया तूने पूरा? नहीं सर, मैंने एक्चुअली मिस्टेक कर दी। मैंने उसको मैं कैलकुलेटर में डाल रहा था, मैंने गलती से आर क्यूब की जगह आर स्क्वायर डाल दिया। चल अब डाल कैलकुलेटर में, ये बता कितना है फ्रीक्वेंसी। सर ये 1 होना चाहिए ना इसका, मतलब उल्टा वो उल्टा होना के चाहिए। ई स्क्वायर हाँ बाय एम आर क्यूब होना के चाहिए। स्क्वायर बाय एम आर क्यूब आएगा। एम आर क्यूब होगा। रूट एम बाई के तो टाइम पीरियड में आता है ना, तो के ई स्क्वायर बाय एम आर क्यूब, तो इस सारे की पावर -1 है ना। ठीक है, क्या बना? अब 1.27 इंटू 10⁻15। आ गया लाइन पे? तो क्या भयंकर बता रहा था। हाँ सर, मैंने मिस्टेक कर दी थी। कौन से रीजन में? विजिबल में है क्या ये यूवी में है? कहाँ पर है? वेवलेंथ देखूं? वेवलेंथ कैसे निकलती है? सी इज इक्वल टू एफ लेमडा सी बाय एफ। तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.27 इंटू 10⁻15। तो 3/1.27 तो 1.5 हो गया ये लगभग, है ना, इंटू 10⁻⁻7। रेड में शायद और 2 के ऊपर होगा ना। विजिबल के ऊपर। 2 इंटू 10⁻⁷। हाँ, 2.3 इंटू 10⁻⁻7। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2300 एंगस्ट्रॉम यूवी रीजन में आ रहा। हाँ सर। हाँ सर, यूवी इंफ्रारेड नहीं, यूवी यूवी या इंफ्रारेड? यूवी यूवी। चलो ठीक है जी, क्लियर कर दूं स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर। अगर मैं हीलियम एटम लूं
और ये मान लो कि हीलियम एटम का रेडियस आर है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ एम्बेडेड होंगे? फाइंड दी सर लोकेशन। मतलब ये सब डाटा निकाल के मैच वैच किया था क्या तब? क्वेश्चन देखिए यार, मैंने ऐसे तो किया तो होगा यार जरूर। अगर हाँ ऐसे सर। क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब जब थॉमसन ने मॉडल प्रपोज किया होगा तो ये सब चेक करके देखा गया होगा ना। तुम लोगों को ये नहीं पढ़ाते, तुमको ये बोलते हैं रदरफोर्ड की वजह से फेल हो गया वो, है ना। हाँ सर। हाँ सर। नॉर्मली तो इतना बता के छोड़ देते हैं ना, रदरफोर्ड से फेल हो गया वो। तो रदरफोर्ड से तो चलो फेल हो गया, लेकिन बाकी भी जो डेटा है वो मैच नहीं कर रहा ना हमारी वैल्यूज से। हाँ सर ठीक है। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सर मतलब कुछ अज्यूम करना है कैसे? यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ चार्ज मानना है। मतलब इलेक्ट्रॉन के लोकेशन, मतलब बस एक ही पोजीशन, दो ही, एक ही कॉन्फ़िगरेशन आएगी क्या? मुझे तो एक ही लग रही है, अंदर ही होने चाहिए बस, एटम के बाहर नहीं होने चाहिए। तो +2e और चार्ज। स्टेशनरी रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट वाज दी थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, राइट। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। तो ही नेवर सजेस्टेड कि वो घूम फिर रहे होंगे। तो कहाँ रखूं मतलब अंदाजन? सर एक सेकेंड बस। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ अंदाजन, मतलब एक सेंटर के इधर एक उधर, ऐसी ना। हाँ सर। हाँ सर सिमेट्रिक। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे मस्ट बी एम्बेडेड लाइक दिस। तो वी वांट टू फाइंड x। r/2⁻1/3। गलत है, सॉरी 2/3। गलत है। k, R by बिल्कुल k इंटू 2e हाँ r/2, टू अपॉन ही है, आर मैंने क्यूब ले लिया था। इंटू e इंटू x इज इक्वल टू k इंटू e अपॉन 2x का होल स्क्वायर। क्यों भाई? ये यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दिस इज द म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्व करके x की वैल्यू r/2। ठीक है, ये तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड टेक्स्ट में दिया हुआ। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास हीलियम एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ऑब्वियसली ये सेंटर से r/2 डिस्टेंस इधर होगा और ये r/2 डिस्टेंस इधर होगा, और इसका रेडियस r है। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट amount of energy required to remove an electron from it. Least amount of energy required to remove an electron.
7/4 k square bar. 7/4 के ई स्क्वायर बाय आर। और कोई? आर्यन ठीक किया ना बिल्कुल? नहीं सर सर, 5/4 k square by 5/4 के ई स्क्वायर बाय आर। नकुल अभी स्टैंप लगा, किस पे लगाएगा? 1 मिनट। अनिकेत कहाँ है? सर कर रहा हूँ जस्ट 1 मिनट। ढीला पड़ गया तू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो इतना अच्छा करा था, अभी कई दिनों से आवाज ही नहीं आती है तेरी क्लास में। ना आदर्श बोलता है ना आदित्य बोलता है। बोर हो गया मेरे से पढ़ पढ़ के? नहीं सर। और नहीं क्या? सर नहीं। ऐसी फीलिंग आ रही है बस सर अब कोई और पढ़ाएगा अब हम। तो थॉमसन ने प्रपोज क्यों किया था, उसका आपने रीजन क्या बताया था? थॉमसन के टाइम पर केवल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते दिखाई दे रहे थे ना। देयर वाज नो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड। कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज सबके लिए सेम आता था, एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज सबका डिफरेंट आता था। तो होता क्या था कि भाई यही डिस्कवर हो रहा था कि एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और खुद एक पॉजिटिवली चार्ज आयन की तरह बच गया। तो देन ही थॉट कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फॉर्म में होता तो जरूर एमिट होता, वो नहीं हो रहा तो इसलिए उसने ऐसा प्रपोज कर दिया कि ऐसा सोच सकते हैं। ओके सर। तो जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दो थे, ये हमारा इनिशियल सिस्टम हो गया। और स्लोली जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करूँगा तो फाइनली मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इन्फिनिटी पे, और पीछे एक सेटअप बच जाएगा जिसमें +2e चार्ज का स्फीयर है और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रॉन है। ये चीज अकाउंट में लिया भाई? नहीं सर, मैंने नहीं लिया। और किसी ने लियो? मैंने भी नहीं ली सर। तो मैंने लिए सर 9/2 आ रहा है। तो इनिशियल एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो -k ई, नहीं क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा? क्या फॉर्मूला होता है? k × 2e/2r³ × 3r² -r/2 का स्क्वायर इंटू -e का डबल प्लस ke²/r। ये इनिशियल एनर्जी है। और फाइनल है -3/2 k × 2e × e/r। ये इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है। तो प्लस दी वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, है ना? या इसमें प्लस करूं, इसमें प्लस करूं? सो ये आंसर निकालना है अपने को। मतलब मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, ऐसा होना चाहिए। अगर मैं स्लोली बोल रहा हूँ तो क्यों गलत बोल रहा हूँ क्या? सर मतलब आप निकालोगे तो कोई रेडिएशन डालोगे ना उसमें? नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन मेरा वो नहीं है ना यार। नाउ डोंट गो टू रेडिएशंस। मैंने बोला फाइंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हाँ सर ठीक है, लीस्ट अमाउंट है तो हाँ। मैंने ये पूछा, मैं तो ये नहीं बोल रहा ना कि भैया फोटोन मारूं झटका मारूं क्या होगा, वो तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट पिक्चर है। हाँ सर ठीक है। क्या आया यहाँ से आंसर? कौन कह रहा था मैंने अकाउंट में लिया? नहीं सर, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। नकुल? मैंने वो अकाउंट में नहीं लिया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम में से किसी को फ्लैश नहीं करेगा ये। क्या बना भी? सेवन k² तेरा ठीक हो गया? नहीं
तूने भी तो मैंने 7/4 बोला। अच्छा, अभी 7 के² आ रहा है। हाँ सर। मेरा तो आंसर तेरे से ज्यादा हो गया। सर हाँ, मतलब इसमें ज़्यादा भी लगेगा ना, वो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर। मैं तो लीस्ट पूछ रहा था, तू कह रहा है इसमें ज्यादा लगेगी। ज़्यादा भी नहीं। मतलब लीस्ट के लिए वो वाला बेटर था फिर। पता नहीं। उसके बिना क्या आंसर आ रहा था अगर ये वाली टर्म ना लिखूं तो? नहीं सर, 3/2 k² बाहर आ रहा है। हाँ सर 3/2 आ रहा है। अब ये आंसर हाँ हाँ सर। सर, अब छोटा है। अब अच्छा लग रहा है। सर मतलब ये तो फिर दोनों के लिए सेम हो गई ना, हीलियम हाइड्रोजन के लिए। तो वो तो चांस की बात है, तो डेटा ऐसा है, आर अलग अलग है दोनों का। हाँ सर, हाँ सर, आ रहा लगे। चलिए, क्लियर है? कैन कर दूं स्क्रीन क्लियर? यस सर। Yes. तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फेल हो गया इन क्वेश्चंस की वजह से नहीं, मेनली हम यही बोलते हैं कि वो फेल हो गया क्योंकि वो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं मालूम कि उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों किया, क्या सोच के किया, बट दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी फेमस इन द सेंस कि इसने अपने को एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दी। तो रदरफोर्ड ने एक सोर्स लिया जहां से फास्ट मूविंग अल्फा रेज निकलते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिससे अल्फा रेज निकल रही थी, और उस अल्फा पार्टिकल्स की बीम को एक थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार्ड किया। तो एक तो गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये अल्फा पार्टिकल को अच्छे से रिपेल कर सकता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, इसके पास ठीक ठाक चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, इस गोल्ड फॉयल गोल्ड हाईली मेलिएबल होता है, तो ये बहुत थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो द थिकनेस ऑफ दिस गोल्ड फॉयल कैन बी एज्यूम टू बी ऑफ ओनली a few atoms। तो इसकी जो थिकनेस है वो फ्यू एटम्स के रेडियस के ऑर्डर की मानी जा सकती है, और इसको हमने स्कैटर किया, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल्स की। जो अल्फा पार्टिकल है उसका जो चार्ज है दैट इज 4 times that of an electron with the positive वैल्यू, और अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो लगभग 8000 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। तो वो इलेक्ट्रॉन से 4 गुना पॉजिटिव चार्ज रखता है और इट इज 8000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो एक अच्छा खासा हैवी पार्टिकल हमने यहाँ पे बम्बार्ड किया है इस गोल्ड फॉयल पे, और जो इसकी ऑब्जर्वेशंस थी वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सरप्राइज करने वाली थी। और बचपन से सुनते आ रहे होगे तुम लोग, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए जैसे कि उनको किसी ने कुछ कहा ही नहीं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल ज़्यादा एंगल से डेविएट हो गए, बहुत रेयर ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो लार्ज एंगल से डेविएट हो गए, और कोई 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक कर गया।
तो रदरफोर्ड ने स्टेटमेंट दी थी कि मुझे अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा हैरानी कभी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि एक पेपर की शीट है, इस पेपर की शीट पे मैं बुलेट्स फायर कर रहा हूँ और सारी बुलेट्स तो इस पेपर की शीट को पिर्च करके दूसरी तरफ से निकल जा रही हैं। एक बुलेट को पता नहीं क्या वो बाउंस बैक कर गई। तो it feels like as if we are firing bullets on a sheet of paper and all the bullets are able to penetrate, but somehow unknown, due to unknown reasons, एक बुलेट को पता नहीं क्या हुआ and it bounces back from this. तो अगर हम यहाँ पे थॉमसन के मॉडल के बारे में सोचें तो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स की वॉल बनी हुई है और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हो रही है। तो ये वाले अल्फा पार्टिकल के सीधे निकलने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन ये वाले अल्फा पार्टिकल्स ऐसे बाउंस बैक करेंगे। तो थॉमसन मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स की लार्ज डेविएशन होनी चाहिए थी और सीधे निकलने वाले कम होने चाहिए थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। ऑब्जर्वेशन दिखा रही है कि यार ज़्यादातर तो सीधे निकल जाते हैं और बहुत कम डेविएट होते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल हमें मालूम है कि अगर एक इतने हैवी पार्टिकल को बाउंस बैक करवाना है तो एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट उसके सामने आना चाहिए। तो अगर इतना हैवी कोई पार्टिकल है एंड इट हैज़ टू बाउंस बैक, इट मस्ट एनकाउंटर ए वेरी हैवी, उसके मास से कई गुना ज़्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट उसके सामने आए जो उसको रिपेल कर दे। तो ये जो अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक किया है, दिस अल्फा पार्टिकल मस्ट हैव encountered a very heavy positively charged object, but the probability of finding that object is very low because we can see that the majority of the alpha particles pass straight. So from this observation, Rutherford concluded that the positive charge and almost whole of the mass of an atom must be concentrated in a very small region, and most of the space in the atom must be empty space or occupied by lighter particles like electrons, so that अब अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाएंगे ज़्यादातर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से टकरा भी जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि वो खुद बहुत हैवी है। जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की फील्ड के पास आ जाएंगे वो थोड़े से ज़्यादा एंगल से डेविएट कर जाएंगे, और अगर बाई चांस कोई अल्फा पार्टिकल is headed straight towards this central body, then it will bounce back. तो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड को अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने प्लेनेटरी मॉडल प्रपोज किया कि अगर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है, देन द ओनली वे द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड इन द एटम इज लाइक द प्लैनेट्स आर हेल्ड इन द सोलर सिस्टम। तो अपना सेंट्रल बॉडी के अराउंड जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूमते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर घूम रहे होंगे। तो ही प्रपोज्ड दिस काइंड ऑफ मॉडल, और उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल है उनको सर्कुलर मोशन में मेंटेन करके रखने के लिए। नोट किया यहाँ तक? 2 मिनट से। सर एक बार जूम आउट करोगे क्या थोड़ा? हो गया सर। ठीक है। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो दो इम्पॉर्टेंट चीजें थी, जो अचीवमेंट्स कह लो उसकी, वो थी एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच,
तो रदरफोर्ड प्रेडिक्टेड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर दैट पार्टिकल जो कि बाउंस बैक करने वाला है बाय सेइंग कि अगर मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस मान लूँ, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो प्लस Zi चार्ज यहाँ पर है, और ये वो अल्फा पार्टिकल है जो बाउंस बैक करने वाला है, इट इज डायरेक्टली हेडेड टुवर्ड्स दिस, और उसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। और अब ये बहुत दूर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0। और जब ये बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करने का मतलब है वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाके वापिस आ जाएगा, तो इट विल गो डाउन टुवर्ड्स द एटम, इट विल स्लो डाउन, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती रहेगी, और एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, न्यूक्लियस का चार्ज Ze डिवाइडेड बाय R0। और अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं तो हाफ mv² बराबर आना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Ze² बाय R0। तो यहाँ से हमारे पास R0 की वैल्यू आ जाती है 2Ze² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हाफ mv² दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो ये हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच होना चाहिए, एंड इट वाज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। मुझे नहीं मालूम कैसे ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो इट वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एज वन ऑफ द फेमस एक्सपेरिमेंट। 41.3 फर्मी उसकी वैल्यू है। इसके दो स्टूडेंट थे, गीगर एंड मार्सदन। तो गीगर and Marsden were the students of Rutherford, and they performed this experiment and they measured the value of distance of closest approach as 41.3 Fermi. 1 Fermi is femtometer, basically 10 to the power minus 15 मीटर। तो ये आपको एक रफ आइडिया देता है न्यूक्लियस के साइज का। एटम का साइज जो है, एटॉमिक रेडियस जो है, वो यूजुअली आपका 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। एंड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज सजेस्टेड कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो हमारा 10⁻14 से लेकर 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होना चाहिए। सर हम इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, और सर इससे तो हमारा मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये तो कितना वो अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम उसके पास जा सकता है बिफोर रिबाउंड करने से, वो है। तो हमने इससे एटॉमिक रेडियस कैसे बाउंड्री पता estimate चल रही है ना, और उसकी बाउंड्स कहाँ तक है, आपको एक एस्टिमेट मिल रहा ना, या कि न्यूक्लियस के सरफेस तक जाके तो नहीं आया होगा ना, तो एक आइडिया तो लग रहा है ना कि न्यूक्लियस इससे छोटा ही होगा। दैट इज व्हाट वी एस्टिमेट। अच्छा ठीक है सर। Now, this is not the sole way to determine the radius, but this is one of the ways to give you an idea कि हाँ इस रेंज में आता है। ये कर लिया नोट? नहीं सर, एक सेकंड। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ सर। हाँ सर। एक और वो फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट आर स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा, दे आर प्रोपोर्शनल टू 1/sin raised to power 7 to the power 4 हाँ, 4 4 थीटा बाय 2। सर वो बता सकते हैं, ये नहीं पढ़ा। बस बता दिया। ये है मतलब अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आ रहे थे तो ये स्कैटर हो जा रहे हैं। आउट ऑफ टोटल अल्फा पार्टिकल्स व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट आर स्कैटर्ड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा। तो अगर एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा है तो द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट आर स्कैटर्ड इन दिस डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin raised to power 4 थीटा बाय 2। मतलब मुझे इतना ही पता है, इसका एक अच्छा खासा फॉर्मूला आपके मॉड्यूल में लिखा होगा जरूर। फिजिक्स वाले में नहीं लिखा होगा तो केमिस्ट्री वाले में लिखा होगा। तो एक और होता है ना, R0 a to the power 1/3।
वो न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला वो अगले में पढ़ेंगे। r इज इक्वल टू आर नॉट a रेज़ टू 1/3। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज डिपेंडेंट ऑन द मास नंबर ऑफ दैट। वो न्यूक्लियस में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। नोट कर लिया? सर एक सेकंड। है इसका हाँ फिजिक्स में यूज नहीं है ना वो dn by n का। न्यूमेरिकल मिलेगा इस पे 30 डिग्री और 60 डिग्री कंपेयर करके बताओ। है इसके प्रूफ का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, प्रूफ की जरूरत नहीं है इसके। इसके बाद हम प्रोपोर्शनलिटी सर, तो जो आपने dn/n बताया उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके फैक्टर पे डिपेंड करता है? मतलब ये डिपेंड करेगा कि z कितना है? हाँ बिल्कुल, z पे डिपेंड करता है। मॉड्यूल में फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो z के ऊपर डिपेंडेंस भी मिल जाएगी उसमें आपको। आई थिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z या z² होता होगा, z होता होगा मेरे ख्याल से। जितना z ज़्यादा होगा उतनी मुझे लगता है ज़्यादा होगी, लेकिन फर्स्ट पावर ऑफ z पे डिपेंड करता है या सेकंड पे, ऐसा पता नहीं। तुम कहोगे तो ढूंढ के बता दूंगा मैं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसको मैं एक पॉइंट लाइक चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, प्लस ZD। जो अल्फा पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन करता है इसके साथ, जो अल्फा पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन करता है इसके साथ, वो अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक करता है, यानी कि वो 180 डिग्री से रिबाउंड करता है। उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री आएगा। लेकिन अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ पर है एट अ डिस्टेंस b, और ये इधर चल रहा है काइनेटिक एनर्जी के से, जो कि ½ mu² के बराबर है, तो ये अल्फा पार्टिकल सीधा जाते जाते स्कैटर हो जाएगा। एंड दिस इज स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा। तो ये अल्फा पार्टिकल दिस इज स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा। तो ये स्कैटरिंग एंगल थीटा और b ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। b को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या मतलब होता है? अगर इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना आता? क्यों भाई? इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब है अगर इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती तो इनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना आता? ये आता ना। तो हाँ सर। पैरामीटर अभी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया होगा इतना r। अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है अभी कितना आया होगा, तो यहाँ पे स्पीड v मान लो, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। ½ mu² इनिशियल एनर्जी थी, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और 1/4πε0 इंटू 2ze² r0 ये पोटेंशियल एनर्जी है, एक इक्वेशन। दूसरा mu इंटू b इज इक्वल टू m v इंटू r0, ये मेरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है। देखा देखा लग रहा है ये? हाँ सर, हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में b और थीटा में रिलेशनशिप भी शायद डेराइव की होगी, की थी? हाँ सर की थी। तो b की वैल्यू आती है 1/4πε0 इंटू ze² cot θ/2 और यहाँ पर ½ mu²। ये मुझे ऐसा आंसर याद है, क्या यही था? क्या तुम्हें याद है कुछ ऐसा? सर याद तो नहीं है पर cot θ/2 था। मुझे भी याद है, मुझे बस ये याद नहीं रहता कि यहाँ पर एक 2 था या नहीं था। मेरे हिसाब से तो नहीं था। ठीक है, तो कंसल्ट योर नोट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें इसको हमने प्रॉपर डेराइव किया था कि ये b इतना आएगा। ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ये सेशन यहाँ पे क्लोज करेंगे हम। तो जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे
और एक्सरेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तब तक आपसे रिक्वेस्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर जितने क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में सारे सॉल्व कर लें। सर मुझे मतलब ऐसे ही पुराना डाउट था और उसमें क्वेश्चन काफी सारे गलत भी हो रहे थे कि जब हमें पावर निकालना होता है और मल्टीपल लेंसेज और मिरर ये सब रखे होते हैं, तो सर जब मिरर से रिफ्लेक्शन हो चुका होता है उसके बाद हमें आर की जो कन्वेंशन होती है वो चेंज करनी पड़ती है क्या? डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में मेजर होने वाले डिस्टेंस को प्लस लेना, ऑपोजिट वाले माइनस। और मैंने उसका एक तरीका बताया था तेरे को कि जब तक तू मिरर तक नहीं पहुंचा है, तूने जो टर्म्स लिखी हैं वापसी में वही टर्म दोबारा एज इट इज आएंगी, तो सिंपली उनका डबल कर दो। हाँ सर ये भी बताया था, हाँ क्योंकि इफेक्ट कैंसिल तो होगा नहीं। हाँ सर एक डाउट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो जो कंडक्टर के बाहर एक पॉइंट चार्ज रख देते तो फिर बोलते थे कि जहाँ पे टैंजेंट बनेगा उसके लेफ्ट साइड वाला रीजन नेगेटिवली चार्ज होगा और उसके दूर वाला रीजन पॉजिटिवली चार्ज होगा। सर उसके आर्ग्यूमेंट एक बार बता दोगे क्या? उसकी आर्ग्यूमेंट हमने ये सोचा था ना कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, तो उस कुछ ऐसा हमने डिस्कस किया था कि ये चार्ज है Q और ये मैंने मेटल, एक मिनट, यहाँ पे मैंने मेटल स्फीयर रखा इस चार्ज के सामने, तो इस चार्ज की फील्ड लाइंस कैंसिल होनी चाहिए ना। तो मुझे तो यही समझ में आता है कि यहाँ से ऐसी फील्ड लाइन अंदर डेवलप होनी चाहिए ना। तो मेटल के ऊपर जो चार्ज है अगर वो ऐसी फील्ड लाइंस दे रहा है तो इसका मतलब उस पर यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव ऐसे ही हो रहा होगा ना। हाँ सर ठीक है, समझ गए। सर एक फोटो इफेक्ट डाउट था हम्म, सर, अगर हम जब हम V0 सर एक से सेकेंड नीचे पोटेंशियल रिड्यूस सर, करेंगे तो फिर करंट स्टॉप हो जाता है, मतलब कैथोड रेज एमिशन अगर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना, एक लो वोल्टेज एमिशन कैथोड मतलब कंप्लीटली इवैक्यूएटेड ट्यूब तो नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन वहां पे इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस आपने नहीं ना लगा रखा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाए वहां पर। हाँ सर ठीक है। देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ करंट ओवर देयर, द ओनली पॉसिबल वे इज कि लाइट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हो। हम और कोई एजेंट लगा ही नहीं रहे जो इलेक्ट्रॉन का मिशन कॉज कर सके। हाँ सर ठीक है, वो लो पोटेंशियल है। हाँ जी ठीक है, और कुछ? चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, मंडे को मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you. सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।